कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हमें वो चुनना पड़ता है जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मैं आपको आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि मेरे साथ घटी एक भयावह सच्चाई है। मेरा नाम आदित्य शर्मा है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर गोरखपुर से ताल्लुक रखता हूँ। पढ़ाई में हमेशा ठीक ठाक रहा, लेकिन कुछ बड़ा करने की चाहत मुझे हमेशा से थी। कॉम करने के बाद मैंने कई नौकरियों के लिए अप्लाई किया, लेकिन सही नौकरी मिलना आसान नहीं था। घर की आर्थिक स्थिति भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए जो भी नौकरी मिले वो करना मेरी मजबूरी बन चुकी थी। कई महीनों तक संघर्ष करने के बाद मुझे आखिरकार एक अकाउंटेंट की नौकरी मिली। ये नौकरी महाराष्ट्र के नागपुर में थी, जो मेरे घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर था, लेकिन मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए मैंने इसे स्वीकार कर लिया। पैकेज बहुत बड़ा नहीं था, RS 2000 प्रति माह, लेकिन शुरुआती दौर के लिए ये भी कम नहीं था। अब सबसे बड़ी समस्या थी रहने की। नागपुर जैसे बड़े शहर में कम पैसों में अच्छा घर मिलना नामुमकिन था। मैं ऑनलाइन रेंटल साइट्स और लोकल एजेंट्स से संपर्क करता रहा, लेकिन जहां भी देखता या तो किराया बहुत ज्यादा था या फिर घर की हालत बेहद खराब। फिर एक दिन मेरी मुलाकात एक ब्रोकर से हुई, जिसने मुझे शहर के बाहरी इलाके में एक बेहद सस्ता और सुंदर फ्लैट दिखाने की बात कही। शुरुआत में मुझे शक हुआ, लेकिन जब उसने बताया कि 2 BHK का एक शानदार फ्लैट मात्र RS 5000 महीने में मिल रहा है, तो मेरी उत्सुकता बढ़ गई। नागपुर में इतने कम किराए में ऐसा घर मिलना असंभव था। अगले ही दिन मैं उस फ्लैट को देखने गया। ये 4 मंजिला इमारत थी, जो काफी पुरानी लग रही थी। आसपास के इलाके में ज्यादा रौनक नहीं थी, लेकिन घर अंदर से साफ सुथरा और बड़ा था। मेरी बालकनी से पूरा शहर दिखता था। मुझे ये जगह पसंद आई और मैंने तुरंत फैसला कर लिया, मैं यहीं रहूंगा। शिफ्टिंग का दिन आया और मैं अपने सामान के साथ इस नए फ्लैट में आ गया। शुरुआत के कुछ दिन बिल्कुल सामान्य थे। मैं ऑफिस जाता, लौटकर खाना बनाता और सो जाता। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये शांत दिन बस एक धोखा थे। मैं नहीं जानता था कि जिस फ्लैट को मैंने खुशी खुशी चुना था, वो एक ऐसी जगह थी जहां मैं अकेला नहीं था। नया शहर, नई नौकरी और अब नया घर भी, सब कुछ जैसे बिल्कुल नए सिरे से शुरू हो रहा था। लेकिन शायद मुझे अंदाजा नहीं था कि ये नई शुरुआत मुझे कहां ले जाने वाली थी। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि इतने कम किराए में इतना अच्छा घर कैसे मिल सकता है। लेकिन जब तक सब कुछ ठीक दिख रहा था, मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। फ्लैट 4थी मंजिल पर था और पूरी बिल्डिंग में किसी और के रहने के कोई निशान नहीं थे। जब मैंने ब्रोकर से पूछा तो उसने कहा, अरे साहब, लोग आजकल शहर के अंदर ही रहना पसंद करते हैं, इसलिए यहाँ कम लोग आते हैं। घर को अंदर से देखने के बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। हाँ, थोड़ी सी धूल और जाले जरूर थे, लेकिन वो कोई बड़ी बात नहीं थी। मैंने एडवांस पेमेंट दी और चाबी ले ली। अब यह जगह मेरी थी। मैंने अगले ही दिन शिफ्टिंग की। सामान ज्यादा नहीं था, बस एक बड़ा बैग, कुछ कपड़े, जरूरी दस्तावेज, लैपटॉप और कुछ किचन के सामान। बाकी सब धीरे धीरे खरीद सकता था। घर के अंदर घुसते ही सबसे पहले सफाई करने की जरूरत महसूस हुई। दीवारों पर जमी धूल को साफ करना शुरू किया। फर्श पर अजीब तरह के दाग थे, जैसे पुराने समय में यहाँ कुछ गिरा हो, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। खिड़कियां खोलीं तो ताजी हवा और धूप अंदर आई, जिससे घर पहले से बेहतर लगने लगा। शाम होने तक मैं पूरा घर साफ कर चुका था, लेकिन इस दौरान एक अजीब बात नोटिस की। पूरी बिल्डिंग में कोई और किराएदार नहीं था। मैंने ब्रोकर से कहा था कि बिल्डिंग खाली लग रही है, लेकिन तब उसने यही कहा था कि लोग ज्यादातर बाहर रहते हैं। मैंने सोचा कि शायद ये सच हो, लेकिन फिर भी एक बार मैंने बाकी मंजिलों पर जाकर देखने का फैसला किया। पहली मंजिल, बंद दरवाजे, कोई हलचल नहीं। दूसरी मंजिल, दीवारों पर पुराने पोस्टर्स और गंदगी दिखी, लेकिन कोई आदमी नहीं। तीसरी मंजिल, दरवाजे पर जंग लगे ताले थे, जैसे सालों से नहीं खुले हों। चौथी मंजिल, बस मेरा फ्लैट। मुझे थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन फिर सोचा कि हो सकता है बाकी फ्लैट्स खाली ही पड़े हों। आखिर यह शहर के बाहर था और किराया भी बहुत कम। क्योंकि मेरी नौकरी की ज्वाइनिंग 2 दिन बाद थी, मैंने इन 2 दिनों का सही इस्तेमाल करने की सोची। पहला दिन मैंने खाना बनाया, थोड़ा टीवी देखा और फिर सो गया। कोई अजीब घटना नहीं हुई। दूसरा दिन मैंने लोकल मार्केट जाकर कुछ जरूरी सामान खरीदे। एक नया गद्दा, तकिया, कुछ किचन के सामान और एक टेबल लैंप। जब घर वापस आया तो फिर से सफाई की। इस बार रसोई और बाथरूम पर ध्यान दिया। सब कुछ एकदम सामान्य लग रहा था। कोई डर, कोई अजीब आवाज, कुछ भी नहीं। लेकिन मुझे क्या पता था कि शांति का यह एहसास ज्यादा समय तक रहने वाला नहीं था।
मुझे लगता था कि जीवन ने मुझे अब थोड़ा आराम दिया है, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि असली मुश्किलें शुरू होने वाली थीं। अगले दिन मैंने अपनी नौकरी ज्वाइन की। नागपुर का ऑफिस एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का था, जहां मेरे जैसे छोटे शहर से आने वाले लोगों के लिए बहुत कुछ सीखने का था। सब कुछ बहुत अलग था। उन्हें शहर की तेज तर्रार जिंदगी में जीने की आदत थी, जबकि मैं अब भी अपनी पुरानी धीमी जिंदगी में ही खुश था। मैंने शुरुआत में कुछ नए दोस्त बनाए। अजय, राज और संजय नाम के 3 लोग मेरे सहकर्मी बने। अजय और राज ने मुझे नागपुर के बारे में कुछ जानकारी दी, जबकि संजय थोड़ा अजीब सा था। वह हमेशा अपने काम में मसरूफ रहता था और किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। एक दिन लंच के दौरान अजय ने कहा, तुम्हारे घर का किराया इतना कम क्यों है? तुम तो शहर के बाहरी इलाके में रहते हो ना? मैंने थोड़ी हिचकिचाते हुए कहा, हाँ, शहर के बाहर ही है। अच्छा फ्लैट मिला था, सोचा किराया कम होगा तो क्यों ना वहां रहूं। राज मुस्कुराते हुए बोला, वैसे ये जगह थोड़ी सुनसान सी है, यहाँ आसपास कोई नहीं है और बिल्डिंग भी पुरानी है ना? मैंने कहा, हाँ, थोड़ा अजीब लगा था, लेकिन कम किराए के कारण मैंने तो ले लिया। अजय ने फिर हंसते हुए कहा, अच्छा किया तुमने, पर वो जगह थोड़ी खतरनाक भी हो सकती है। हमेशा अकेला मत रहना, वहां आसपास किसी से मिलना भी नहीं। इनकी बातों से मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन मैंने इसे नजरअंदाज किया। क्या कोई अपना घर छोड़कर इतना दूर आकर बिना किसी डर के बैठ सकता है? शायद ये बस दोस्तों की हल्की फुल्की बातें थीं। रात को जब ऑफिस से वापस घर आया तो मुझे महसूस हुआ कि आज जरा अलग सा माहौल था। वॉचमैन भी नहीं था, बिल्डिंग में किसी की आवाज नहीं थी। मैंने सोचा शायद आज वॉचमैन छुट्टी पर गया होगा। फिर मैंने डिनर ऑर्डर किया, चाइनीज और बिरयानी। जैसे ही मैंने अपना खाना खाया, मुझे महसूस हुआ कि घर में कुछ तो कमी थी। घर की संरचना थोड़ी अलग थी, जिसके कारण मुझे अकेले रहने में थोड़ा डर महसूस हो रहा था। 2 बेडरूम थे, जिनमें से एक को मैंने सपोर्ट रूम बनाया था, जहां मेरे सारे सामान और बैग्स थे। एक लिविंग रूम था, जहां एक सोफा और टीवी रखा था। एक किचन और एक बाथरूम था। सबसे अलग था बालकनी, जो पूरे शहर का बहुत सुंदर दृश्य दिखाती थी, लेकिन उस बालकनी से नीचे का इलाका बहुत सूना और बिल्कुल सुनसान था। फ्लैट का डिजाइन थोड़ा पुराना था, दीवारों पर चिटकियां, फर्श पर हल्की दरारें और बाथरूम में थोड़ा सीलन था। लेकिन फिर भी मैंने आने जाने के रास्तों को ठीक किया और घर को साफ किया। संगठन में कोई हैरान करने वाली बात नहीं थी, लेकिन फिर भी एक हल्का सा डर था। हो सकता था कि मैं अकेला महसूस कर रहा था, क्योंकि मैं पहली बार इतने बड़े शहर में आया था। लेकिन इस अकेलेपन के साथ साथ मैंने महसूस किया कि घर में कुछ था, कुछ अजीब। रात को खाना खाने के बाद मैं टीवी देखते हुए सो गया। थकान बहुत थी, इसलिए नींद जल्दी आ गई। लेकिन रात के करीब 2:30 बजे मेरी आंख खुली। गला सूख रहा था, इसलिए मैं पानी पीने के लिए उठा। जैसे ही मैंने किचन की लाइट ऑन की, एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कमरे में अचानक से तापमान गिर गया हो। मैंने बोतल उठाई और पानी पीने लगा। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई हल्की सी सरसराहट हुई हो, मानो कोई परछाई मेरी नजरों के कोनों में हिली हो। मैंने तुरंत चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। शायद नींद में हूं और मुझे वहम हो रहा है। मैंने खुद को समझाया। मैंने लाइट बंद की और वापस सोने चला गया। लेकिन जब मैंने कमरे का दरवाजा बंद किया तो ऐसा महसूस हुआ जैसे पीछे से कोई देख रहा हो। मैंने फिर खुद को समझाया, ये सब नई जगह की वजह से लग रहा होगा। इस अजीब एहसास को नजरअंदाज किया और सो गया। अगली सुबह सब कुछ सामान्य था। मैंने नाश्ता किया और ऑफिस जाने के लिए तैयार हुआ। कल रात का एहसास शायद मेरी थकान की वजह से था, लेकिन मुझे क्या पता था कि यह बस एक शुरुआत थी। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी जगह को बस 4 दीवारों और छत का नाम देकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन कुछ घर सिर्फ घर नहीं होते, उनके साथ कुछ और भी जुड़ा होता है। मैं इसे तब नहीं समझ पाया, लेकिन अब जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो सब साफ दिखाई देता है। सुबह अलार्म बजा तो मुझे एहसास हुआ कि रात फिर से बड़ी अजीब थी। नींद तो आ गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक बेचैनी सी थी। ऐसा लगा जैसे कुछ था, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने इसे सिर दर्द और थकान का असर समझा और खुद को समझा लिया कि मैं सिर्फ ओवरथिंकिंग कर रहा हूँ। तैयार होकर मैं ऑफिस निकल गया। नागपुर की ट्रैफिक अब धीरे धीरे समझ में आने लगी थी। मैं बस स्टॉप पर पहुंचा और वहीं से लोकल बस पकड़कर अपने ऑफिस पहुंचा। आज ऑफिस में कुछ अलग हलचल थी। अजय और राज पहले से बैठे थे और आपस में बात कर रहे थे। संजय, जो हमेशा चुप रहता था, आज थोड़ा परेशान लग रहा था। ऑफिस में एक नया चेहरा भी दिखा, शेखर, जो शायद किसी और डिपार्टमेंट से था, लेकिन अजय से अच्छी जान पहचान थी। जैसे ही मैं अपनी सीट पर पहुंचा, अजय ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला, कैसा लग रहा है नया शहर?
मैंने हंसकर जवाब दिया, अब तो धीरे धीरे आदत हो रही है। तभी राज ने मजाक में पूछा, घर में सब ठीक है ना? कोई अजीब चीज तो नहीं हो रही? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मतलब? राज ने कंधे उचकाते हुए कहा, अरे नहीं, कुछ नहीं, वैसे ही पूछ लिया। वो जो तुम्हारा घर है ना, वो जगह थोड़ी सुनसान है। मैंने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, थोड़ा अकेलापन तो है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। तभी संजय, जो अब तक चुप था, अचानक बोला, अकेले रहने की आदत डाल लो, पर अगर कभी कुछ अजीब लगे तो नजरअंदाज मत करना। उसका लहजा थोड़ा गंभीर था। मैंने मजाक में पूछा, क्यों? कोई भूत प्रेत की कहानी है क्या? संजय ने एक पल के लिए मेरी आंखों में देखा, फिर सिर हिलाकर कहा, कुछ जगहें बस अजीब होती हैं। ज्यादा मत सोचो, लेकिन सतर्क रहना। बात वहीं खत्म हो गई, लेकिन न जाने क्यों उसकी आवाज दिमाग में गूंजती रही। शाम को ऑफिस खत्म हुआ तो मैं घर के लिए निकला। बाहर हवा हल्की ठंडी थी और रात होने वाली थी। रास्ते में एक ढाबे से खाना पैक करवाया और सीधे अपनी बिल्डिंग की ओर चल पड़ा। जैसे ही मैंने बिल्डिंग के गेट को पार किया, एक अजीब सा एहसास हुआ। पूरी बिल्डिंग बिल्कुल शांत थी। कोई भी पड़ोसी नजर नहीं आया, न ही कोई आवाज सुनाई दी। घर के अंदर घुसते ही एक ठंडक सी महसूस हुई, लेकिन बाहर इतनी ठंडी हवा तो नहीं थी। मैंने लाइट ऑन की, किचन में खाना रखा और सोफे पर बैठ गया। टीवी ऑन किया, लेकिन मन नहीं लगा। शायद दिन भर की थकान है, यह सोचकर मैंने खाना खाया और बिस्तर पर चला गया। लेकिन जैसे ही मैं सोने की कोशिश कर रहा था, अचानक लगा जैसे कोई चीज हिली हो। मैंने स्पष्ट रूप से सुना कि किसी ने किचन में कुछ गिराया। मैं चौंक कर उठ बैठा, पर फिर खुद को समझाया, शायद बिल्ली होगी या हवा से कुछ गिर गया होगा। मैंने जाकर देखा, सब कुछ अपनी जगह पर था। ये सब मैं ही सोच रहा हूं, कोई नहीं है यहाँ। ये सोचकर मैं वापस सोने चला गया, लेकिन नींद फिर भी अजीब सी थी। रात के करीब 2:45 बजे अचानक मेरी आंख खुल गई। कमरे में एक अजीब सी चुप्पी थी। पंखा चल रहा था, लेकिन हवा महसूस नहीं हो रही थी। मुझे प्यास लगी तो मैं पानी पीने के लिए उठा। जैसे ही मैं किचन तक पहुंचा, अचानक महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। यह सिर्फ मेरा भ्रम है, मैंने खुद को समझाया, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो गई थी। मैंने जल्दी से बोतल उठाई, पानी पिया और पीछे मुड़कर देखा। कुछ भी नहीं था। पर जब मैं कमरे में वापस जाने लगा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे बालकनी का पर्दा हिला हो। हवा भी नहीं चल रही थी, खिड़कियां बंद थीं, तो पर्दा कैसे हिला? शायद मैंने गलत देखा होगा। यह सोचकर मैं बिस्तर पर लेट गया, लेकिन जैसे ही मैंने आंखें बंद की, स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि कोई बालकनी में खड़ा है। रात एक अजीब एहसास के साथ कटी। हर चीज सामान्य थी, लेकिन कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में एक अजीब सा डर बैठा हुआ था। लेकिन मैंने इसे नजरअंदाज किया और अगली सुबह की दिनचर्या में लग गया। सुबह का माहौल हमेशा की तरह शांत था। मैंने जल्दी से नहाकर नाश्ता किया और ऑफिस जाने की तैयारी करने लगा। लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंचा, मेरी नजर बालकनी पर पड़ी। पर्दा थोड़ा सा हिल रहा था। मन में सवाल उठा, कल रात जब सोने गया था तो क्या यह पर्दा बंद नहीं किया था? मैं कुछ देर खड़ा रहा, लेकिन फिर इसे नजरअंदाज किया और बाहर निकल गया। ऑफिस पहुंचा तो अजय और राज हमेशा की तरह मजाक कर रहे थे, लेकिन आज का माहौल थोड़ा अलग था। यार, तू इस साइड अकेला कैसे रहता है? अजय ने पूछा। मैंने हंसते हुए कहा, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सन्नाटा ज्यादा है। राज ने मुझे गौर से देखा और धीरे से पूछा, सच में कुछ अजीब तो नहीं लगता? मैंने उसकी बात को हल्के में लिया। क्या अजीब होगा? हाँ, थोड़ा खालीपन है, पर कोई दिक्कत नहीं। अजय ने धीरे से राज को कोहनी मारी और बोला, अरे, इसे डराने की कोशिश मत कर। राज कुछ कहने ही वाला था कि संजय ने धीरे से कहा, कभी कभी खालीपन ही सबसे खतरनाक होता है। एक पल के लिए माहौल गंभीर हो गया, लेकिन मैंने इसे हंसी में उड़ा दिया। ऑफिस से लौटते समय थोड़ी हल्की बारिश होने लगी थी। रास्ते में हल्की ठंड महसूस हो रही थी। जब बिल्डिंग पहुंचा तो देखा कि आज भी ग्राउंड फ्लोर अंधेरे में था। मैं सीढ़ियां चढ़ते हुए चौथी मंजिल पर पहुंचा। घर का दरवाजा खोलते ही एक अजीब सी ठंडक अंदर आई। शायद बारिश की वजह से ठंड लग रही है, मैंने सोचा और अंदर चला गया। आज खाना बनाने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, इसलिए बाहर से खाना पैक करवा कर लाया था। जल्दी से खाना खाकर मैं कुछ देर किताब पढ़ने लगा, लेकिन दिमाग में कुछ अजीब चल रहा था। अचानक मेरी नजर बालकनी के कोने में रखे एक पुराने बक्से पर पड़ी। मैंने पहले इसे कभी ध्यान से नहीं देखा था। जिज्ञासा से भरा मैं उठा और बक्से के पास गया। हल्की धूल जमी हुई थी। मैंने धीरे से उसका ढक्कन खोला और अंदर जो देखा उसने एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी। कुछ पुराने कपड़े, एक फटी हुई साड़ी और एक टूटी हुई चूड़ी। हवा अचानक थोड़ी भारी लगने लगी। ये सब यहाँ कैसे आया?
मैंने खुद से पूछा। कपड़ों पर हल्की सी नमी थी, जैसे बहुत सालों से यहाँ पड़े हों। मैंने जल्दी से बक्सा बंद कर दिया और खड़ा हो गया। शायद किसी पुराने किराएदार का सामान होगा, मैंने खुद को समझाया। लेकिन कहीं ना कहीं एक अजीब सी बेचैनी अंदर घर कर गई थी। मैंने सोने की कोशिश की, लेकिन मन बेचैन था। रात के करीब 2:30 बजे अचानक मेरी आंख खुली। कमरे में हल्की ठंडक थी, हवा बिल्कुल बंद थी। फिर भी महसूस हो रहा था जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। मैंने ध्यान से सुना। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर ऐसा लगा जैसे कोई नंगे पैर बालकनी में चला हो। दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने धीरे से सिर घुमाया और बालकनी की तरफ देखा। कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर जैसे ही मैंने आंखें बंद करने की कोशिश की, थक थक थक, दरवाजे पर 3 हल्की दस्तक हुई। मैं एक पल के लिए सांस रोके बैठा रहा, फिर उठकर धीरे से दरवाजे तक गया। बाहर झांका, लेकिन कोई नहीं था। दिल की धड़कन अब भी तेज थी। मैंने दरवाजा बंद किया और सोने की कोशिश करने लगा। शायद कोई गलती से दरवाजा खटखटा गया होगा, मैंने खुद को समझाया। पर यह ख्याल मेरे अंदर कहीं ना कहीं डर की छोटी सी चिंगारी छोड़ गया। रात के 3 बजे कमरे में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। बाहर हल्की तेज हवा चल रही थी, जिससे खिड़की का दरवाजा धीरे धीरे हिल रहा था। मैं करवट बदलकर सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आंखों में नींद नहीं थी। दरवाजे पर हुई दस्तक की आवाज अब भी मेरे दिमाग में गूंज रही थी। क्या सच में कोई था, या ये सिर्फ मेरा वहम था? मैंने तकिए के नीचे से अपना फोन निकाला और समय देखा। 3:07 AM। तभी खट खट खट, वही आवाज फिर से आई। इस बार दिल की धड़कन और तेज हो गई। मैं तुरंत उठकर बैठ गया। कमरे में सिर्फ मेरे सांसों की आवाज गूंज रही थी। आवाज दरवाजे की नहीं थी। इस बार ये आवाज वॉशरूम से आई थी। मैंने धीरे से नजर घुमाई। वॉशरूम का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। हल्का अंधेरा था, लेकिन बाहर की स्ट्रीट लाइट की रोशनी वहां तक पहुंच रही थी। शायद हवा से दरवाजा हिल गया होगा। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन यह ख्याल आते ही एक ठंडी लहर मेरे शरीर में दौड़ गई। अगर हवा से दरवाजा हिला, तो फिर दस्तक की आवाज कैसे आई? मैं कुछ देर तक घूरता रहा, फिर खुद को झटका देकर बिस्तर से उठा। मैंने धीरे से वॉशरूम के दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा धीरे धीरे चरमराते हुए पूरा खुल गया। अंदर अंधेरा था। मैं कांपते हाथों से स्विच ऑन किया। हल्की सी फ्लिकर के बाद ट्यूबलाइट जल गई। अंदर कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने मुंह मोड़ा, कुछ हल्का सा फुसफुसाने की आवाज आई। मैं ठिठक गया। हेलो, मैंने धीरे से कहा। कोई जवाब नहीं। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। मैंने सिर झटक कर खुद को सामान्य किया और वापस बिस्तर पर आकर लेट गया। लेकिन अब मुझे नींद नहीं आ रही थी। करीब आधे घंटे बाद मैंने अपनी आंखें बंद करने की कोशिश की। कमरे की हर चीज अब सामान्य लग रही थी, लेकिन तभी मेरी नजर अलमारी के पास पड़ी। मैंने धीरे धीरे ध्यान दिया। वहां कुछ अजीब था। कमरे की हल्की रोशनी में अलमारी के बगल में एक परछाई दिख रही थी, लेकिन समस्या ये थी कि कमरे में उस दिशा में कोई खिड़की नहीं थी जिससे रोशनी आए। मैंने पलकें झपकाईं। परछाई वहीं थी, लेकिन वो हिल नहीं रही थी। मैंने धीरे से करवट ली और उसे गौर से देखने लगा। परछाई किसी इंसान के जैसी लग रही थी, पतली, लंबे बालों वाली। मेरा दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा था। मैं हिम्मत करके उठने ही वाला था कि टप, छत से एक बूंद गिरी और मेरे हाथ पर पड़ी। मैंने धीरे से हाथ उठाया। बूंद लाल थी। खून अब मुझसे सहन नहीं हुआ। मैं तुरंत उठा और लाइट जला दी। जैसे ही लाइट जली, परछाई गायब थी। छत पर कुछ नहीं था। कोई खून की बूंद नहीं थी। सब कुछ सामान्य दिख रहा था। रात के अजीबोगरीब अनुभव के बाद सुबह की रोशनी किसी राहत से कम नहीं थी। मैं जल्दी से बिस्तर से उठा और चेहरे पर पानी के छींटे मारे। आईने में अपना चेहरा देखा। आंखों के नीचे गहरे काले धब्बे पड़ गए थे, शायद ठीक से सो नहीं पाने की वजह से। मन में बार बार वही सवाल घूम रहा था, क्या सच में वो सब मेरा वहम था? नहीं, मैं पागल नहीं हूं। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की। परछाई, वॉशरूम से आई अजीब आवाज, छत से गिरती बूंद। क्या ये सब सिर्फ मेरी थकान की वजह से था, या फिर इस घर में सच में कुछ है? मन बहुत बेचैन था। मैंने सोचा कि अब मम्मी से बात करनी चाहिए। मैंने झट से फोन उठाया और कॉल लगा दी। माँ की आवाज सुनते ही थोड़ा सुकून मिला। हेलो बेटा, कैसी तबीयत है? सब ठीक चल रहा है? मैं एक पल चुप रहा, फिर धीरे धीरे रात की सारी बातें बताने लगा। माँ, मुझे लगता है कि इस घर में कुछ गड़बड़ है। माँ ने मेरी बात को गंभीरता से सुना, लेकिन फिर हंस पड़ी। अरे पगले, पहली बार अकेले रह रहा है इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है। जब तक हम साथ थे तब तुझे कभी अकेले रहने की आदत नहीं पड़ी। और वो खटपट की आवाज,
हो सकता है कि लकड़ी के पुराने फर्नीचर से आई हो, पर माँ, वो परछाई और वो अजीब सी बूंद जो छत से गिरी। माँ ने ठंडी सांस ली। बेटा, ये सब तेरे दिमाग का खेल है। जब इंसान अकेला होता है तो दिमाग ऐसी चीजें बना लेता है जो असल में नहीं होती। तू खुद को शांत रख, अच्छे से खा पी और सोने की कोशिश कर। मैंने हामी भर दी, लेकिन मन में अब भी असमंजस था। थोड़ी देर बाद मैं नाश्ता करके ऑफिस जाने के लिए निकला। बाहर की ताजी हवा ने दिमाग को थोड़ा हल्का कर दिया। बस स्टॉप पर खड़ा था कि तभी पीछे से किसी ने आवाज दी, भाई साहब, आप यहाँ नए आए हैं? मैंने पीछे मुड़कर देखा। एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। उसका पहनावा साधारण था, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। हाँ, मैं पिछले कुछ दिनों से यहाँ रह रहा हूँ। उसने सिर हिलाया। कहाँ रहते हैं? 4 मंजिला वाली पुरानी बिल्डिंग में, जो कोने पर है। यह सुनते ही उसके चेहरे पर हल्की चिंता उभर आई। ओह, अच्छा अच्छा, वहां ज्यादा लोग नहीं रहते, है ना? मुझे उसकी बात थोड़ी अजीब लगी। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। वो आदमी कुछ और कहता, इससे पहले ही मेरी बस आ गई। मैंने जल्दी से बस में चढ़कर खिड़की से देखा। वो आदमी अब भी वहीं खड़ा था और मुझे ही देख रहा था। ऑफिस में दिन ठीक ठाक बीता। दिन भर दिमाग को काम में उलझाकर मैंने रात की बातें भूलने की कोशिश की। जब घर लौटा तो माहौल सामान्य ही लग रहा था। शाम को खाना मंगवाया और कुछ देर मोबाइल पर वीडियो देखने लगा। शायद माँ सही कह रही थी। यह सब बस मेरा वहम था। मैंने खुद को समझाया और सोने की तैयारी करने लगा। रात के करीब 12 बजे मैं बिस्तर पर लेट गया। आज मैं तय कर चुका था, कोई भी अजीब आवाज आए, मैं ध्यान नहीं दूंगा। लेकिन जैसे ही मैंने आंखें बंद की, कमरे में रखी अलमारी की दरार से हल्की सी सरसराहट की आवाज आई। रात के 12 बजे मैं बिस्तर पर लेटा, लेकिन नींद जैसे आने का नाम ही नहीं ले रही थी। दिमाग में अभी भी दिन भर की बातें घूम रही थीं। माँ की सलाह, वो अजीब आदमी और ये घर। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, सब ठीक है, मैं सिर्फ ओवरथिंक कर रहा हूँ। धीरे धीरे आंखें भारी होने लगीं और मुझे नींद आ गई। रात के 3 बजे ठक ठक ठक, अचानक किसी तेज कदमों की आवाज से मेरी नींद खुल गई। शायद सपना देखा होगा, मैंने सोचा, लेकिन अगले ही पल अब ये आवाज और तेज हो गई थी। मेरे दिल की धड़कन बढ़ने लगी। ये कमरे के बाहर हॉल से आ रही थी, जैसे कोई वहां तेजी से चल रहा हो। मैंने धीरे धीरे करवट बदली और बिस्तर पर सीधा लेटकर ध्यान से सुनने लगा। आवाज लगातार बढ़ती जा रही थी। क्या कोई अंदर आ गया है? मैंने हिम्मत करके मोबाइल उठाया और टाइम देखा। रात के 3 बजे। अब तक मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। अचानक चढ़ाक मुझे सुनाई दिया, जैसे कोई दरवाजा खुला हो। मैंने धीरे धीरे सिर घुमाया और देखा, बालकनी का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। ठंडी हवा कमरे में भरने लगी। पर्दे हल्के हल्के हिल रहे थे। अब तक मेरी हिम्मत जवाब देने लगी थी। मैंने धीरे से बिस्तर से उठकर लाइट ऑन करने की कोशिश की, लेकिन स्विच ऑन करने पर भी लाइट नहीं जली। अब मैं पूरी तरह डर चुका था। शायद लाइट गई होगी। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की। धीरे धीरे मैंने बालकनी के दरवाजे को देखा। वो अब पूरी तरह खुल चुका था। मैंने हिम्मत करके वहां जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने पहला कदम बढ़ाया, हॉल से फिर से चलने की आवाज आने लगी। अब ये आवाज मेरे बेडरूम की तरफ बढ़ने लगी थी। अब तो मेरा दिल जैसे सीने से बाहर निकलने वाला था। कौन है? मैंने हिम्मत करके जोर से कहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैं घबराया हुआ धीरे धीरे अपने बिस्तर पर वापस लेट गया और चादर ओढ़ ली। बाहर से अब भी आवाज आ रही थी, लेकिन इस बार वो आवाज धीमी होती गई और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने सबसे पहले बालकनी का दरवाजा चेक किया। वो बंद था। मैंने हॉल में जाकर देखा, सब कुछ ठीक था। क्या मैंने सपना देखा था? पर सपना होता तो आवाज इतनी असली क्यों लग रही थी? मैंने खुद को तसल्ली दी कि यह बस मेरा भ्रम था, पर मन अब भी बेचैन था। रात को जो हुआ वो सच था या बस एक बुरा सपना? लेकिन अब तक मुझे एहसास नहीं था कि अगली रात मुझे जो दिखने वाला था वो मेरी रूह तक कांप देने वाला था। अगले दिन में वापस सब नॉर्मल समझ के ऑफिस से घर आके खाना वगैरह खा के सोन आ गया। कल रात की उन अजीब आवाजों के बाद आज मैं अपने कमरे में सोने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। लाइट जलाकर मैं बिस्तर पर बैठा हुआ था। फोन हाथ में था, लेकिन दिमाग कहीं और था। क्या सच में मैंने कुछ सुना था? खुद को समझाने की कोशिश की कि वो बस मेरा भ्रम था, लेकिन अंदर से एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। फिर अचानक वही आवाज। हॉल में कोई चल रहा था, पर इस बार आवाज धीरे धीरे बेडरूम के दरवाजे की ओर बढ़ रही थी। मेरे हाथ पैर सुन्न होने लगे। शायद पड़ोसी होगा, लेकिन मैं भूल गया था कि इस इमारत में कोई और नहीं रहता था। दिल धड़क रहा था, पसीना बह रहा था। मैंने धीरे से बेडरूम का दरवाजा खोला और झांक कर हॉल में देखा।
बिल्कुल सफेद कपड़े पहने एक लंबी औरत। उसके पैर जमीन से थोड़े ऊपर थे। मुझे यकीन नहीं हुआ। मेरी आंखें धोखा खा रही थीं या यह हकीकत थी। मैं जड़ होकर उसे देख रहा था। वो मेरी ओर पीठ करके खड़ी थी। तभी अचानक उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। लेकिन सिर्फ सिर, पूरा शरीर ज्यों का त्यों, लेकिन सिर धीरे धीरे पूरी तरह मेरी ओर घूम चुका था। धड़क! मुझे महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे अंदर से मेरी आत्मा खींच ली हो। वो औरत मेरी ओर देख रही थी, पर उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। बिल्कुल सफेद, आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे और होंठों की जगह एक लंबी कटी हुई लकीर। वो मुस्कुरा रही थी। मेरे दिमाग में बस यही एक शब्द गूंजा और मैं तेजी से अपने कमरे में भागकर दरवाजा बंद कर लिया। मैं कांप रहा था। पसीने से पूरी शर्ट भीग चुकी थी। ये सच था, ये सपना नहीं था। पर मैं कमरे में अकेला नहीं था। मुझे अचानक लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। गला सूखने लगा, सांस भी लेना मुश्किल हो रहा था। धीरे धीरे मैंने गर्दन घुमाई। आईने में देखा तो वो आईने के अंदर खड़ी थी, मेरी ही परछाई की जगह। वो अजीब सी मुस्कुराहट के साथ मेरी ओर देख रही थी। और फिर आईने में उसका मुंह धीरे धीरे खुलने लगा, इतना बड़ा कि पूरा चेहरा सिर्फ एक काले गड्ढे जैसा दिखने लगा। तुम यहां नहीं रह सकते। मुझे लगा जैसे कोई कान में फुसफुसा रहा हो। और फिर आईने में उसने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया। मैंने झट से आईने की ओर देखा। आईना पूरी तरह काला पड़ चुका था। अचानक एक झटका और बेहोशी। अगले ही पल धड़ाम, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मुझे पीछे से जोर से धक्का दिया हो। मेरे पैर लड़खड़ाए और मैं जमीन पर गिर पड़ा। सब कुछ धुंधला हो रहा था। बस कानों में एक धीमी हंसी सुनाई दे रही थी। हाँ 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 हाँ। और फिर अंधेरा। सुबह के 11 बज चुके थे। जब मेरी आंखें खुली तो सिर में तेज दर्द था। पूरे बदन में थकान महसूस हो रही थी, जैसे किसी ने रात भर मुझे पीट कर फेंक दिया हो। मोबाइल उठाकर देखा, 10 मिस्ड कॉल्स। भाई कहाँ है तू? आज आधे दिन की छुट्टी ले ले। पर फोन तो उठा यार। ऑफिस से मेरे दोस्त रोहित के कई मैसेज थे। मुझे कुछ समझ नहीं आया। क्या ये सिर्फ सपना था? कल रात जो भी हुआ, क्या वो सिर्फ एक भयानक सपना था? लेकिन कमरे की हालत देखकर शक होने लगा। आईना टूटा हुआ था और फर्श पर खरोंचों के निशान थे, जैसे किसी ने जबरदस्ती कुछ घसीटा हो। नहीं नहीं, ये सब दिमाग का खेल होगा। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की और जल्दी से फ्रेश होकर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गया। वह ऑफिस पहुंचते ही रोहित मेरे पास आया। भाई तेरा फोन क्यों नहीं उठा? मैंने बहाना बनाया, बस नींद लग गई थी, ज्यादा थक गया था। पर उसकी आंखों में अजीब सा शक था। भाई तेरा फ्लैट कहाँ है? थोड़ा शहर के बाहर है। क्यों? कुछ नहीं, सुना है वो इलाका थोड़ा अजीब है। रोहित टालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ छिपा था। मुझे एहसास हुआ कि शायद वो मुझसे कुछ छिपा रहा है। आज की रात सब कुछ बदलने वाला था। रात के 12 बज चुके थे। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की। आज मैं पूरी रात सोऊंगा, कोई डर नहीं है। पर मैं गलत था। रात के 2:45 पर अचानक मेरी नींद खुली। कमरे में घना अंधेरा था, पर इस बार कुछ अलग था। मेरी अलमारी का दरवाजा थोड़ा खुला था। मैंने ध्यान नहीं दिया और पानी पीने के लिए उठा। जैसे ही मैंने बोतल उठाई, थक थक थक, फिर वही आवाज। इस बार ये सीधा मेरे कमरे के अंदर से आ रही थी। मेरा गला सूख गया। धीरे से मैंने अलमारी की तरफ देखा। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं। कमरे का माहौल ठंडा पड़ने लगा। मैंने धीरे से अलमारी का दरवाजा पूरा खोला और अंदर कुछ नहीं था। पर तभी जैसे ही मैं अलमारी बंद करने लगा, मेरे कानों के ठीक पास किसी ने गहरी सांस ली। पीछे से गर्म हवा मेरे कान को छूकर गुजरी। मुझे झटका लगा, पर जब पलट कर देखा, कोई नहीं था। मैं सपना देख रहा हूं। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की और जल्दी से बिस्तर पर लेट गया। लेकिन असली डर अब शुरू होने वाला था। रात के 3 बजे मैंने आंखें बंद कर लीं और सोने की कोशिश करने लगा। तभी दरवाजे पर धीमी धीमी दस्तक हुई। कौन है? कोई जवाब नहीं। फिर से वही आवाज। मैंने सोचा कि शायद मैं भ्रमित हो रहा हूं, पर तभी दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा और कोई अंदर आ रहा था। दरवाजे पर लंबे नाखूनों की खरोंचें पड़ रही थीं। मुझे लगा शायद हवा होगी, पर फिर कुछ घुटनों के बल रेंगता हुआ अंदर आया। वो धीरे धीरे मेरे बेड की तरफ आ रहा था। ये कोई इंसान नहीं था। मेरा दिल बुरी तरह धड़कने लगा। मैंने हिम्मत करके झट से मोबाइल की फ्लैश ऑन की और वो मेरे बेड के पास थी, सिर झुका हुआ, पर वो अब हिल नहीं रही थी। मैं पूरी तरह जड़ हो चुका था।
उसकी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं मर जाऊंगा। पर तभी वो धीरे धीरे उठने लगी। अब वो पूरी तरह मेरे सामने खड़ी थी। मैंने देखा, वो चुड़ैल थी। उसके बाल बिखरे हुए, चेहरे पर कटे के निशान, आंखों की जगह काले गड्ढे, और उसके होंठ फटे हुए थे, जैसे किसी ने जबरदस्ती सिल दिए हों। उसने धीरे से अपना सिर झुका दिया और फिर उसका मुंह धीरे धीरे खुलने लगा, इतना बड़ा कि पूरा चेहरा एक काले गड्ढे जैसा दिखने लगा। फिर उसने धीरे से फुसफुसाकर कहा, अब तुम बच नहीं सकते। और अगले ही पल धड़ाम, बत्ती अपने आप बंद हो गई। कमरे में घना अंधेरा हो गया। बस सुनाई दे रही थी एक हंसी। कमरे में घना अंधेरा था, बस वो भयावह हंसी गूंज रही थी। मैं पूरी तरह जड़ हो चुका था। मुझे महसूस हो रहा था कि कोई मेरे बहुत करीब खड़ा है, मेरे कानों के पास। अब तुम बच नहीं सकते। उसकी फुसफुसाहट ने मेरी रूह तक कंपा दी। कमरे में हर चीज हिलने लगी। दरवाजा धड़-धड़ कर रहा था, खिड़कियां जोर जोर से कांप रही थीं, मेज पर रखी चीजें जमीन पर गिरने लगीं, और सरसर 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 कुछ मेरे बेड के नीचे रेंग रहा था। मेरा गला सूख चुका था, मैं हिल भी नहीं पा रहा था। फिर अचानक बेड के नीचे से दो सफेद आंखें चमकीं। वो घुटनों के बल रेंगते हुए बाहर आ रही थी। उसकी लंबी उंगलियां जमीन पर घिसट रही थीं और उसके नाखूनों से लकड़ी छिल रही थी। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को बिस्तर से दूर खींचा, पर तभी मेरे पैर में किसी के नाखून गड़ गए। मैंने जोर से चीख मारी और अगले ही पल मैं जमीन पर गिर गया। अब मैं बिस्तर से दूर था, लेकिन मेरे सामने वो चुड़ैल खड़ी थी, 4 फीट लंबी, झुकी हुई, चेहरे से खून टपक रहा था और उसका मुंह धीरे धीरे खुलने लगा, इतना बड़ा कि पूरा जबड़ा अलग होते हुए लग रहा था। उसके गले से एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई घुटी हुई चीखें मार रहा हो। मेरे अंदर अब कोई ताकत नहीं बची थी, अब तो मौत पक्की थी। टन मत, मैं सिर्फ इतना ही बोल पाया, पर वो आगे बढ़ती रही। उसकी चमड़ी जगह जगह से फटी हुई थी, वो मुझे घूर रही थी। और फिर उसने अपना हाथ मेरे चेहरे की तरफ बढ़ाया। नहीं, और तभी मैं पूरी ताकत से चीखा, लेकिन मेरी आवाज कमरे में ही दबकर रह गई। वो चुड़ैल मेरे ऊपर झुक रही थी। उसके फटे हुए होंठों के बीच से सड़ांध भरी गर्म हवा मेरे चेहरे से टकरा रही थी। अब मैं नहीं बचूंगा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था, लेकिन तभी मुझे माँ की एक बात याद आई, डर लगने पर हनुमान चालीसा पढ़ना बेटा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी आवाज निकलेगी या नहीं, लेकिन मैंने अपनी पूरी ताकत जुटाई और कांपते होंठों से बुदबुदाया, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। चुड़ैल अचानक रुक गई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट दिखी। उसके सफेद डले हुए आंखों में एक काली परछाई लहराने लगी। मैंने महसूस किया कि मेरा दम घुट रहा है, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और तेज आवाज में पढ़ा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। चुड़ैल ने एक भयानक चीख मारी। पूरा कमरा हिलने लगा। दीवारों पर लंबे नाखूनों के निशान बनने लगे। खिड़कियां जोर जोर से धड़-धड़ करने लगीं। बल्ब तेज चमकने लगे और वो जमीन पर गिरकर अपने लंबे नाखूनों से फर्श खुरच रही थी। हनुमान जी बचा लो। अब मैंने पूरी ताकत से चिल्लाना शुरू कर दिया, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। और तभी सब कुछ एकदम शांत हो गया। कमरा ठंडा हो गया, हवा बहना बंद हो गई और चुड़ैल गायब हो गई। मैं घबराकर इधर उधर देखने लगा। कमरे में कोई नहीं था। मैंने जल्दी से अपने शरीर को छुआ। मैं अभी भी जिंदा था, लेकिन पता नहीं कब मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह जब मैं उठा तो मेरे शरीर पर जगह जगह नाखूनों के गहरे निशान थे। मुझे नहीं पता कब मेरी आंखें बंद हुईं, ना जाने कब मेरी चेतना खो गई। और जब मैंने आंखें खोली तो सुबह की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। मैंने घड़ी देखी, सुबह के 10:30 बज चुके थे। ओह नहीं, मैं घबराकर उठा, लेकिन जैसे ही मैं खड़ा हुआ मुझे तेज चक्कर आया और सिर घूम गया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा शरीर पत्थर का हो गया हो, लेकिन मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकता था। मुझे भागना था। मैंने झटपट अपने फोन को उठाया और बैग में कुछ जरूरी सामान डाला। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि फिर से उस कमरे में ज्यादा देर रुकूं। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला और सीढ़ियों से भागता हुआ नीचे आया, पर जैसे ही मैं पहली मंजिल पर पहुंचा, वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, लंबी सफेद दाढ़ी, माथे पर गहरा शिकन। वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे उसे सब पता हो। बेटा रुक जाओ। उसकी आवाज भारी थी, जैसे उसने बहुत कुछ सहा हो। मैं बुरी तरह घबराया हुआ था। बाबा, यहाँ कुछ बहुत बुरा है, मैंने हांफते हुए कहा। मुझे रात भर किसी ने परेशान किया,
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या था। बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे सब पता है बेटा, यह पहली बार नहीं हुआ। तुम्हारे साथ जो हुआ वो पहले भी कई लोगों के साथ हो चुका है। मैंने हैरानी से उसकी ओर देखा। क्या? बूढ़े आदमी ने सिर झुका लिया। मैंने तुझे पहले ही देख लिया था बेटा। जब तू इस फ्लैट में आया था मैंने सोचा कि तुझे भी शायद कुछ ना हो, जैसे कुछ लोगों को नहीं होता। लेकिन पर वो कौन थी? मैंने धीरे से पूछा। बूढ़े आदमी की आंखों में एक अजीब सा दुख आ गया। वो हल्के से कांपते हुए बोले, वो जो वहां रहती है, वो इस बिल्डिंग की पहली मौत थी। मतलब? मैंने घबरा कर पूछा। बूढ़े आदमी ने ठंडी सांस ली और बोले, यह हादसा आज से 30 साल पहले हुआ था। इस बिल्डिंग का नाम पहले गुलमोहर अपार्टमेंट था और चौथी मंजिल के उसी फ्लैट में एक लड़की रहती थी, नेहा। नेहा बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी किस्मत बहुत ही खराब थी। उसकी शादी जबरदस्ती कर दी गई थी एक ऐसे आदमी से जिसे वो पसंद नहीं करती थी। नेहा अपने पति से नफरत करती थी, लेकिन उसका पति बहुत शक करने वाला आदमी था। वो उसे किसी से भी ठीक से बात नहीं करने देता था। और फिर एक दिन नेहा के पति ने उसे उसी फ्लैट में मार डाला। कहते हैं उसने नेहा का गला दबा दिया था और जब वो मर गई तो उसने उसकी लाश को बालकनी से नीचे फेंक दिया। लेकिन जब लोगों ने लाश देखी तो सब हैरान रह गए, क्योंकि मरने के बाद भी नेहा की आंखें खुली थीं। उसकी आंखों में भयंकर गुस्सा और नफरत थी, जैसे वो कह रही हो, मैं वापस आऊंगी। फिर कुछ ही दिनों बाद उसका पति उसी फ्लैट में रहस्यमयी हालत में मर गया। किसी को नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन तब से जो भी उस फ्लैट में रहने जाता उसके साथ अजीब घटनाएं होती थीं। कुछ लोग फ्लैट छोड़कर भाग गए, कुछ लोगों को पागलपन हो गया और फिर धीरे धीरे पूरी बिल्डिंग खाली हो गई। इसका मतलब? मैंने कांपते हुए कहा, वो आज भी? बूढ़े आदमी ने मेरी आंखों में झांक कर कहा, हाँ बेटा, वो आज भी वहां है। वो अब भी उस घर में रहती है और जो कोई भी वहां जाता है उसे मार देती है। मैं ठंडे पसीने में भीग गया। तो बाबा मैं क्या करूं? बूढ़े आदमी ने कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, बिना एक पल गंवाए तुझे तुरंत वो फ्लैट छोड़ना होगा। अगर तूने देर की तो अगली सुबह देखने के लिए जिंदा नहीं रहेगा। बूढ़े आदमी की बातों ने मेरी रूह कांप दी थी। अगर तूने देर की तो अगली सुबह देखने के लिए जिंदा नहीं रहेगा। मेरे अंदर एक ही ख्याल था, मुझे यहां से तुरंत निकलना होगा। मैंने बिना एक पल गंवाए अपने दोस्तों को कॉल किया, भाई प्लीज मेरी मदद कर, मुझे जल्दी से जल्दी ये घर छोड़ना है। मेरे दोस्तों ने मेरी घबराई हुई आवाज सुनी और बिना सवाल पूछे तुरंत आने को कहा। 30 मिनट बाद मेरे 3 दोस्त कार लेकर पहुंचे। हम सब ने तेजी से मेरा सामान पैक करना शुरू किया, लेकिन उस घर के अंदर घुसते ही अजीब सा डर महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा हो, पर मैंने किसी तरह खुद को संभाला और जितनी जल्दी हो सके सब कुछ समेट लिया। मैं चाहकर भी 1 सेकंड ज्यादा वहां नहीं रह सकता था। बस अब निकलो। हमने जल्दी से दरवाजा बंद किया और वहां से भागकर नीचे आ गए। अब मेरी सबसे बड़ी समस्या थी, मैं कहाँ जाऊं? मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं थी। लेकिन मुझे याद आया कि ये घर दिलाने वाला दलाल ब्रोकर कौन था। मैंने तुरंत उसे कॉल लगाया। हेलो, उसने लापरवाही से कहा, लेकिन मैं अब गुस्से में था। सुन बे, तूने मुझे किस मनहूस घर में भेज दिया था? वहां भूत है साले, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ब्रोकरेर चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, सर मैं कुछ नहीं जानता, घर खाली था और सस्ता था इसलिए दिया। अबे बकवास मत कर। अगर तूने मुझे तुरंत नया घर नहीं दिलाया ना, तो मैं हर जगह तेरा नाम खराब कर दूंगा। मैं तेरी कंपनी का नाम सोशल मीडिया पे डाल दूंगा। सबको बताऊंगा तूने मुझे कैसे धोखा दिया। ब्रोकरेर शायद डर गया था। ठीक है सर, मैं तुरंत एक अच्छा फ्लैट दिलाता हूँ। शाम तक ब्रोकरेर ने मुझे एक 1 BHK फ्लैट दिखाया। 6,000 रुपए किराया, अच्छा माहौल और सबसे बड़ी बात, यहाँ कोई डरावनी चीज नहीं थी। मुझे जगह पसंद आई और मैंने तुरंत हाँ कर दी। उस रात मैं और मेरे दोस्त वहीं रुक गए। पहली बार मुझे सुकून महसूस हुआ। अब मैं बच गया। समय बीतता गया, अब सब सामान्य हो गया था। नई जगह, नया माहौल, नया जीवन। मैंने अपने नए फ्लैट में आराम से रहना शुरू कर दिया। मेरी जॉब भी अब अच्छी चल रही थी। धीरे धीरे मैंने अपनी पुरानी डरावनी यादों को भुलाने की कोशिश की। अब मैं एक अच्छी पोस्ट पर काम कर रहा था। मेरी सैलरी भी बढ़ चुकी थी और मैं फाइनेंशियली भी स्टेबल हो चुका हूँ। अब मेरी मुंबई में ट्रांसफर हो गई है, लेकिन एक डर अब भी जिंदा था। आज भी जब मैं अकेले अपने घर में होता हूँ तो कभी कभी वो पुरानी यादें मेरे दिमाग में ताज़ा हो जाती हैं। रात के सन्नाटे में जब हल्की सी भी अजीब आवाज़ आती है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या सच में वो सब मेरे साथ हुआ था? कभी कभी सोचता हूँ शायद वो मेरा भ्रम था, शायद वो सिर्फ मेरा डर था। लेकिन फिर जब मैं रात को अंधेरे में अपने घर के शीशे में खुद को देखता हूँ तो लगता है शायद कोई अब भी मुझे देख रहा है।
अकेले रहने की हिम्मत आज भी नहीं होती।